Hello students, this is Sudhesh Shukla. Today we will cover the topic low angle tracking in radar system. तो हम ये देखेंगे कि जब हम रडार सिस्टम का यूज़ करते हैं, हमें पता है कि जो रडार का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए करते हैं कि उससे हम ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकेंगे। उसके लिए हमने 3 टेक्निक्स भी देख रखी थी। आपकी जो है वो सीक्वेंशियल लॉबिंग, कोनिकल स्कैनिंग, मोनोपल्स ट्रैकिंग। तो उन्हीं किसी एक भी टेक्निक का हम यूज़ करके जब हम लो एंगल्स पे ट्रैक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या इफेक्ट आता है, या आसानी से हो जाता है, एक्यूरेटली हो जाता है, या उनमें कुछ समस्याएं आती हैं, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम लो एंगल ट्रैकिंग देखते हैं तो लो एंगल ट्रैकिंग में क्या होता है कि ए रडार दैट ट्रैक्स एट लो एलिवेशन एंगल्स एल्यूमिनेट्स द टारगेट वाया 2 पाथ्स। क्या होता है कि जब हम लो एंगल पर ट्रैकिंग करते हैं रडार सिस्टम का यूज़ करके, तो उसको बेसिकली हम 2 पाथ के थ्रू देखते हैं। जो हमारी बीम्स होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग 2 पाथ देखते हैं। एक कंसिडर करते हैं जो कि डायरेक्ट पाथ होती है टारगेट तक के लिए, और एक होता है जो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होती है, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल जा रहा है। तो क्या होता है कि जो ये दोनों पाथ सिग्नल फॉलो करते हैं, एक चाहे डायरेक्टली टारगेट को हिट किया या जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होके गया, तो उनमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन वाला सिग्नल होता है, जो डायरेक्ट पाथ से होके गया उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होके जा रहे हैं इस सरफेस से, वो क्या मतलब जो कि मल्टी पाथ फॉलो करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एंगल में एरर क्रिएट कर देते हैं। क्या होता है कि जो दोनों पाथ की बात कर रहे हैं, वन इज डायरेक्ट पाथ फ्रॉम द रडार टू द टारगेट, द अदर इज द पाथ दैट इंक्लूड्स अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब जो रिफ्लेक्शन होके जा रहा है। तो ये बेसिकली जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये लो एंगल ट्रैकिंग पे देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा एंगल है वो लो है। एंगल लो होने का मतलब किस एंगल की बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रेजिंग एंगल की। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंगल ग्रेजिंग एंगल मतलब होता है, ग्रेज मतलब होता है वर्ड, जो ग्रेज है मतलब घास चरना। हमें पता है घास हम चरते हैं आसमान में नहीं, हवा में नहीं। घास अगर कोई जानवर चरता है तो घास जो चरता है वो चरता है सरफेस पे, हम नहीं, जानवर की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो जानवर घास चरते हैं वो कहाँ करते हैं, लो एंगल्स पे करते हैं, हाई एंगल्स पे नहीं करते, लो एंगल्स। उनको अगर हम सरफेस से रेफरेंस माने तो वो लो एंगल्स पे होते हैं, तो उसी को हम बात करते हैं ग्रेजिंग एंगल। तो हम कहते हैं कि ग्रेजिंग एंगल पे ये लो एंगल ट्रैकिंग की समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं। तो उन्हें कहते हैं कि द सरफेस रिफ्लेक्टेड सिग्नल इज समटाइम्स कॉल्ड द मल्टीपास सिग्नल। तो सरफेस से रिफ्लेक्टेड हो रहा है सिग्नल, उसको हम क्या बोलते हैं कि मल्टीपास सिग्नल। फिर कहते हैं कि एन एरर इन द मेजर्ड एलिवेशन एंगल ऑफ द टारगेट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लाइंट। द एरर कैन बी लार्ज एनफ टू सीरियसली डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ ट्रैकिंग। कहने का मतलब है कि जब हम लो एंगल ट्रैकिंग करते हैं रडार ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करके, तो कहीं ना कहीं ग्रेजिंग एंगल्स पे एंगल में एरर आ जाता है। वो क्यों होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लाइंट। वो क्यों एरर आता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लाइंट। और ग्लाइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये फिनोमिना कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्लाइंट फिनोमिना, हमने ग्लाइंट का डिस्कशन कर रखा था अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो ग्लाइंट में क्या होता है कि जब ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, ग्लाइंट फिनोमिना, तो हम क्या चाहते हैं एक्चुअली, जो इको सिग्नल्स रिसीव्ड होते हैं रिसीवर सेक्शन पे, तो हमारी ऑलवेज एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो सिग्नल, जो वेवफॉर्म्स आ रहे हैं, डेट शुड बी प्लेनर एंड यूनिफॉर्म। वो वेव्स या वो सिग्नल्स क्या हो, प्लेनर हो या यूनिफॉर्म हो, क्योंकि इनसे एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस ग्लाइंट, जो ये ग्लाइंट फिनोमिना होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वेव्स होता है, वो वेव्स में जो हमारे प्लेनर और यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो प्लेनर और यूनिफॉर्म ना हो के वो क्या हो जाता है, बेसिकली वो हो जाता है आपका नॉन प्लेनर और नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लाइंट की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो ये ग्लाइंट फिनोमिना होता है, ये एरर एंगल में एरर क्रिएट कर देता है, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते कि चलो ग्लाइंट आ रहे हैं तो इनकी वजह से इनको हम अवॉइड कर दें, नहीं, क्योंकि ये सीरियसली डिग्रेड कर देते हैं क्या, क्वालिटी ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम की क्वालिटी को ये क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो वही कहते हैं कि एट लो ग्रेजिंग एंगल्स, ग्रेजिंग एंगल मैंने बताया, एट लो ग्रेजिंग एंगल्स ओवर अ परफेक्टली स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सरफेस जो है वो हमारा रफ ना होके स्मूथ है, हम ऐसा केस ले लेते हैं, जनरली होता नहीं है, स्मूथ हम ले लेते हैं। कहते हैं स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है फ्रॉम द सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली -1। जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लेते हैं वो ले लेते हैं हम -1 ले लेते हैं, ठीक है, वो हम ले लेते हैं -1 लेते हैं। डेट इज इट्स
phase in the vicinity of 180 degree and its magnitude is approximately unity, so that the signal amplitude reflected from the surface is almost equal to the signal amplitude incident on the surface। कहने का क्या मतलब है कि लो ग्रेजिंग एंगल्स पे जो हमारा जनरली होता है वो हमारा जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है -1, और -1 में जो ये -1 बताता है, ये बताता है 180 डिग्री का फेज। और इसी को हम इस डायग्राम में देखते हैं। जब हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में हम देखते हैं कि जो ये सरफेस है, सरफेस के साथ अगर ये हमारा जो जा रहा है, और हमें पता है कि जो डायरेक्ट पाथ होता है, डायरेक्ट पाथ में ऑलवेज जो है वो डिस्टेंस जो कवर होती है टारगेट तक जो होती है वो कम होती है। मल्टी पाथ जो होते हैं वो सिग्नल्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन डायरेक्ट पाथ वाले जो होते हैं वो सिग्नल्स कम डिस्टेंस पाथ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये डायरेक्ट पाथ वाले सिग्नल्स होते हैं कहीं ना कहीं जो अर्थ सरफेस का कर्वेचर होता है, इस कर्वेचर को फॉलो करते हैं। तो कर्वेचर को फॉलो करने की वजह से जो क्या होता है कि वो हमारे जो डायरेक्ट वाले सिग्नल होता है कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है अर्थ कर्वेचर को फॉलो करने की वजह से। और जब रिफ्लेक्शन जब होता है मल्टीपाथ होता है, तो मल्टीपाथ होने की वजह से जो डिस्टेंस कवर होता है वो डिस्टेंस कवर ज़्यादा कवर होता है। तो हम यही देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम जब स्मूथ सरफेस माने रहते हैं तो फिर स्मूथ सरफेस की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए एक इमेज यहाँ जो टारगेट के अक्रॉस जो बना हुआ है वो इमेज सही बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो मैंने यहाँ वैल्यू ले ली -1 और मैंने बोला था कि 180 डिग्री जो फेज शिफ्ट है, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने की वजह से यहाँ से अगर इसको मैं ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनाया, ऐसे ट्रेस करें तो यही इमेज हमारे क्या होगा, ये इमेज 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ बनेगी। और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मतलब क्या होता है कि जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट क्या होगा, ये जो टारगेट इसके जस्ट अपोजिट ऐसे कंसिडर होगा। तो ये हम कंडीशन लेके कहते हैं कि इस कंडीशन पे जो हमारी इमेज बनती है अगर वैसी बन रही है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका यूनिटी रह रहा है, तो क्या होगा, उसमें एरर क्रिएट होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि जो अच्छा ये मैग्नीट्यूड 1 क्यों होता है, क्योंकि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है रिफ्लेक्टेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है, रिफ्लेक्टेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाता है किसके, इंसिडेंट सिग्नल के। जो रिफ्लेक्टेड जैसे इस सरफेस है, जैसे रिफ्लेक्टेड यहाँ इंसिडेंट किया गया और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंसिडेंट सिग्नल के इक्वल हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, वो रिजल्ट्स होता है एरर किसमें, एंगल में। वो यहाँ लिख रखा है कि दिस रिजल्ट्स एरर इन एंगल ड्यू टू क्लाइंट। और यही हमारा मल्टीपाथ का जो कॉन्सेप्ट बना है ये, उसकी वजह से किस में क्रिएट हो जाता है, एंगल में एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड का जो सिग्नल है रिफ्लेक्टेड सिग्नल का, वो बराबर होता है कहते हैं इंसिडेंट के। इसकी वजह से उसमें एरर आ जाता है। और हमें पता है कि एरर जो है वो जो आते हैं एंगल में एरर, उन्हीं को हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। फॉर दिस रीजन द ट्रैकिंग ऑफ टारगेट एट लो एलिवेशन एंगल्स कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एरर्स। लो एंगल ट्रैकिंग जब हम करते हैं, लो एंगल्स पे ट्रैकिंग करते हैं टारगेट का, तो कहीं ना कहीं ये एरर क्रिएट कर देता है इन द एलिवेशन एंगल एंड कॉज लॉज ऑफ टारगेट ट्रैक। और जो जिसको हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। So there have been a number of methods demonstrated or proposed for reducing the large elevation angle errors that can occur due to multipath experience at low elevation angles. Low elevation angles पे जो मल्टीपाथ कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो एरर जो क्रिएट हो जाते हैं उनको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। मतलब जब हम लो एंगल ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि रडार ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करके लो एंगल्स पे किसी ऑब्जेक्ट या किसी टारगेट को ट्रैक कर रहे हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं ग्लाइंड की वजह से या मल्टीपाथ सिग्नल की होने की वजह से, जो मल्टीपाथ तो हो सिग्नल होगा ही होगा क्योंकि सरफेस से जा रहे हैं, बिल्डिंग है, ट्रीज हैं, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मल्टीपाथ तो फॉलो करेगा ही सिग्नल। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एरर क्रिएट हो जा रहा है। उसकी वजह से लो एंगल ट्रैकिंग में जो एक्यूरेसी आनी चाहिए ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, वो एक्यूरेसी नहीं आ रही है। तो क्या होता है कि वही कहते हैं कि वो जो एरर क्रिएट हो रहा है उस एरर को रिमूव करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं। उन मेथड्स को यहीं पे मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है। जैसे हर मेथड, मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क भी लिख रखा है कि एवरी मेथड्स हैड इट्स लिमिटेशन। जो ये मेथड्स हैं, इन हर मेथड्स में इनके खुद के कोई लिमिटेशंस हैं। अब देखिए वो चाहे नैरो बीम विड्थ रखें, मतलब ये मेथड्स अगर हम रखते हैं तो इसकी वजह से जो है कि आपका कि रिमूव हो जाएगा क्या, जो एंगल में एरर है। अगर हम नैरो बीम विड्थ रखें, ऑफ एक्सिस ऑफ बोर साइड मोनोपल्स ट्रैकिंग रखे, या इलॉजिकल टारगेट ट्रेजेक्ट्री हो, या डबल नल एलिवेशन डिफरेंस पैटर्न हो, या आपका हाई रेंज रिजोल्यूशन हो, या फ्रीक्वेंसी एजिलिटी हो, या डॉपलर रिजोल्यूशन हो, या क्लटर फैंस हो, या पोलराइजेशन हो, या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन हो, या आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल
एंड इंफ्रारेड टेक्निक हो। तो ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं लो एंगल ट्रैकिंग सिस्टम। लो एंगल ट्रैकिंग जब किसी ऑब्जेक्ट का करते हैं तो उसमें जो एरर आते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो बिसाइड दिस इन दिस व्हाट आई हैव मेंशन द टेक्निक्स 11 टेक्निक्स, इनमें हम कुछ टेक्निक्स पे डिस्कशन करेंगे। जैसे हम जब देखते हैं इलॉजिकल टारगेट ट्रैजेक्टरी, जैसे मैंने बताया कि हर अपने जो भी मेथड्स हैं इन मेथड्स में अपने इनके खुद के लिमिटेशंस हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं इलॉजिकल टारगेट ट्रैजेक्टरी। इलॉजिकल जो टारगेट ट्रैजेक्टरी की हम बात करते हैं, इलॉजिकल टारगेट ट्रैजेक्टरी का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि सिग्नल जो है वो मल्टी पाथ फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब सिग्नल अगर मल्टी पाथ फॉलो करते हैं तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट इतने सरफेस के अंदर से तो घुस के जाएगा ना। ये लो एंगल ट्रैकिंग भले हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है क्राफ्ट तो जो है वो जो सरफेस है उसके नीचे से अंदर से घुसता हुआ चल जाए, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे ही रहेगा। तो हमें जो ट्रेजेक्ट्री देखनी हो वो इलॉजिकल ना ट्रैक करें, इलॉजिकल ट्रेजेक्ट्री को ना फॉलो करें, वो लॉजिकल होनी चाहिए। जैसे बातें क्या है लॉजिकल की, मतलब अगर बिल्डिंग है मान लीजिए 2 स्टोरी की 3 स्टोरी की, तो जो ऑब्जेक्ट है वो 2 स्टोरी के नीचे नहीं होके जाएगा, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वो 2 से कुछ हाइट के ऊपर ही जाएगा। तो हम ऐसी कोई लॉजिकल ट्रेजेक्ट्री ना फॉलो करें जिसकी वजह से वो एरर क्रिएट हो। फिर आपका जो दूसरा है जो हाई रेंज रिजोल्यूशन। हाई रेंज रिजोल्यूशन मतलब कि जो एरर्स आते हैं उनको हम रिमूव करते हैं हाई रेंज रिजोल्यूशन वेवफॉर्म्स का यूज़ करके। हाई रेंज रिजोल्यूशन का वेवफॉर्म यूज़ करके मतलब जो हम बीम पैटर्न जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो बीम पैटर्न हम कंसिडर कर रहे हैं या जो सिग्नल्स के क्रॉसबॉन्डिंग पैरामीटर्स ले रहे हैं उसमें हाई रेंज रिजोल्यूशन रखें जिसकी वजह से जो एरर्स आएंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो हाई रेंज रिजोल्यूशन मतलब को हम उसको डिनोट करते हैं डेल आर से, और इसका फॉर्मूला होता है जो डेल आर से हम डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2HAHT अपॉन आर। अब यहाँ पे जो ये है आपका ये रेंज रिजोल्यूशन की वैल्यू होती है। एच ए जो है वो एंटीना जो होता है एंटीना की हाइट होती है, जो एच टी होता है वो टारगेट की हाइट होती है, और आर जो होता है वो रेंज होता है। तो हम ऐसे ही कोई एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि मान लीजिए हाइट मैंने एच ए जो रख दी वो रख दी 20 मीटर, एच टी हमने रख दिया ये हमने रख दिया 30 मीटर। तो आर हमारा जो है वो हम कुछ ले लीजिए जो कैपिटल आर के रहते हैं हम ले लेंगे 4 किलोमीटर। तो जो डेल आर की वैल्यू आती है 0.3 मीटर जो आती है, मतलब रेंज रिजोल्यूशन की वैल्यू आती है 10.3 एम। तो अगर रेंज रिजोल्यूशन की वैल्यू आती है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी पल्स विथ टाउ की हम बात करते हैं वो निकल के आती है 2 नैनो सेकेंड। और जो हमारी बैंड विथ आती है वो कुछ हमारी आती है 500 मेगा हर्ट्ज़ की। तो ये डेटा अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसकी वजह से हमें पता लगता है कि जो पल्सेस हमने यूज़ करनी है पल्स विथ कितनी होनी चाहिए 2 नैनो सेकेंड की होनी चाहिए, बैंडविथ कितनी होनी चाहिए 500 मेगा हर्ट्ज़ की होनी चाहिए। इतना अगर हम रखते हैं तो हमारा जो वेवफॉर्म होगा उसमें जो एरर्स आ रहे होंगे वो एरर्स एंगल के करस्पॉन्डिंग वो क्या होंगे कम से कम आएंगे, या एरर ना के बराबर आएंगे, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम अगर इस तरह से कुछ वैल्यू रखते हैं तो कहने का मतलब है कि रेंज रिजोल्यूशन की वैल्यू कुछ हमें जो रखनी है वो हाई रखें कुछ इस प्रकार से जिससे जो है एंगल में एरर आ रहे हों वो एंगल में एरर क्या हो जाए कम हो जाए। फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी एजिलिटी। देखिए ये मेथड्स हैं लो एंगल ट्रैकिंग की करस्पॉन्डिंग। अब फ्रीक्वेंसी एजिलिटी की बात करते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है कि फाई इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई डेल आर अपॉन एफ बाई सी। हमें पता है डेल आर क्या है रेंज रिजोल्यूशन की वैल्यू जो यहाँ 10.3 मीटर निकल के आई थी, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, फाई जो हमारा है ये एंगल में हम देखते हैं कि जो है हमारा फेज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि द एंगल एरर ड्यू टू ग्लाइंड डिपेंड अपॉन द रडार फ्रीक्वेंसी, मतलब जो एंगल एरर है वो कहीं ना कहीं रडार फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम रडार की फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस करते हैं तो डैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ फाई। वो किस में चेंज होगा फाई में चेंज होगा, और फाई में अगर चेंज होता है तो हमें पता है कहीं ना कहीं एंगल में एरर आ जाता है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल थीटा अपॉन थीटा डी ए स्क्वायर प्लस ए कॉस फाई अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस फाई। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो ये आपका डेल थीटा होता है ये एंगल एरर को बताता है।
तो हम कहीं देख रहे हैं कि जो डेल थीटा है वो कहीं ना कहीं इस फाई पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, फाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी एजिलिटी हम समझ रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसीज में हम निरंतर कॉन्टिन्यूसली इफ यू आर चेंजिंग इन द रडार फ्रीक्वेंसी, उसके चेंज होने से क्या चेंज हो रहा होगा, आपका फाई चेंज हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा। अब अगर फेज सिग्नल का फेज चेंज हो रहा होगा, सिग्नल का फेज चेंज हो रहा तो कहीं ना कहीं आपका क्या वेरी कर रहा होगा, एंगल जो एरर है ये वेरिएशन हो रहा होगा। तो एंगल में फिर अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मतलब कि हमारी जो हमारी नीड है, जो एंगल्स की वैल्यू हम जानना चाहते हैं वो एंगल्स में क्या हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। और एंगल्स में अगर कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारी रीडिंग आएगी वो रीडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये जो बेसिकली टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली टेक्निक्स क्यों हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लो एंगल ट्रैकिंग। मतलब ये हमें पता था कि जो हम रडार सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो रडार सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट को हम ट्रैक कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमारा कहीं भी हो सकता है, या तो वो लो एंगल पे हो या तो वो हाई एंगल पे हो। इसी दोनों हम दो ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि मॉडरेट का भी कोई कंडीशन ले लें, हम ऐसा नहीं लेते हैं, हम बस या तो लेते हैं लो या तो हाई लेते हैं। हाई एंगल पे है तो उनके करस्पॉन्डिंग तो हमने देखा ही था कि कैसे एंगल्स में एरर आ रहा है, तो सर्वो पोजीशन में या कैसे हम डायरेक्शन सेट करें एंटीना की जिसकी वजह से वो एंगल रेड्यूस हो जाए या ना के बराबर हो जाए, किस प्रकार से जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है एरर की, वो सारा डिस्कशन हमने कर रखा था। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि लो एंगल ट्रैकिंग जब करते हैं हम, और हमें पता है कि पल्स डॉपलर रडार जब हमने डिस्कशन किया था तो पल्स डॉपलर रडार हमने देखा था कि वो सरफेस पे ही ट्रैक करता है ऑब्जेक्ट्स को। जैसे जो मिसाइल सरफेस टू सरफेस वाली जैसे टाइप की होती हैं जो टच करते हुए आती हैं सरफेस से, वो ऐसा नहीं कि सरफेस के भीतर से घुसते हुए आती हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर हाइट पे ही वो जाती रहती हैं, ट्रेजेक्टरी उनकी वैसे ही हाइट पे बनती है, एक पर्टिकुलर हाइट पे ही जाती हैं। अब वो सरफेस टू सरफेस करने का मतलब ये नहीं कि जो सरफेस से रगड़ते हुए वो जा रहे हैं, सरफेस टू सरफेस करने का मतलब कि वो सरफेस से उनकी हाइट बहुत कम होती है, लिमिटेड हाइट होती है। ऐसे नहीं कि हवा में जाती है, वो हवा में तब भी रहती है, लेकिन उस हवा को जो है हम हवा जो सरफेस से टच हवा नहीं कहते हैं, वो सरफेस से काफ़ी डिस्टेंस में जाते हैं तब हम कहते हैं। जैसे अब पतंग उड़ती है किसी हाइट पे तो उसको हम कहते हैं कि हवा में पतंग उड़ रही है, लेकिन वो पतंग अगर कम जैसे स्टार्ट की है पतंग उड़ाना तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो जो है कि हवा में है, वो हम नॉर्मल ही उसको कहेंगे। अब आप अपने हाथ से अगर कोई पेन को छोड़ेंगे तो उस रेफरेंस में आप कहेंगे कि अब वो हवा में पेन है, लेकिन जैसे सरफेस के थोड़ा बहुत रहेगी तब नहीं कहेंगे हवा में, वो सरफेस से टच रहेगी। तो कहने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं लो एंगल ट्रैकिंग जब हम करते हैं पल्स डॉपलर रडार यूज़ करके, तो कहीं ना कहीं उस एंगल में एरर आता है। उन एंगल में जो एरर आता है वो ड्यू टू द ग्लाइंट आता है, या मैंने बताया कि क्या एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो उन्हीं को रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स हमने देखा। उन डिफरेंट मेथड्स में हमने देखा 2-3 मेथड्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें एक था आपका इलॉजिकल टारगेट ट्रेजेक्ट्री, मतलब ऐसी ट्रेजेक्ट्री हम ना फॉलो करें जो कि इलॉजिकल हो, उसमें लॉजिक हो। लॉजिक किस प्रकार से हम सेट करें, क्योंकि हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के भीतर घुस के नहीं जाएगा, तो एक हाइट पे जाएगा, तो हमें ऐसा पैटर्न देखें, ऐसा बीम सेलेक्ट करें या ऐसा एंटीना देखें जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पाएँ और एंगल में एरर ना आए। दूसरा हम देखते हैं हाई रेंज रिजोल्यूशन। हाई रेंज रिजोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि जो डेल आर है उसका फॉर्मूला था 2HA/ST/R। HA हम देते हैं एंटीना की हाइट, HT हम बोलते हैं टारगेट की हाइट। ये सब वैल्यूज हम एक इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं जिससे डेल आर की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आए, जिससे हमारी जो पल्स विथ है वो पल्स हमारी 2 नैनो सेकेंड्स में बनी हो और बीम विथ जो है वो 500 मेगाहर्ट्ज में बनी हो। पल्स विथ जो है